सुधर जाओ पाक। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदातों और एलओसी से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है। अमित शाह ने कहा कि सीमा पार से आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को सख्त लहजे में शाह ने संदेश दिया है कि घाटी में दहशतगर्दों को भेजना और खून बहाना बंद कर दे। दक्षिण गोवा के धारबंदोरा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए शाह ने कहा कि 5 साल पहले भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया की स्पष्ट संदेश गया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंसा फैलाने की हर कोशिश का बराबर जवाब दिया जाएगा। शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक के विकल्प को खुला हुआ बताते हुए कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। जो घाटी में घुसकर अल्पसंख्यक की हत्या कर रहे हैं बाज आ जाए। हमने पलटवार किया तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में ही, पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स पे एक नजर डालिए। वे वक्त और था जब आतंकी हमलों पर सिर्फ वार्ता होती थी। ये बीजेपी की सरकार है। हम आतंकी दुस्साहस को कतई कबूल नहीं करेंगे। दहशतगर्दों को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जो उन्हें समझ में आती है। 2016 में हमारे जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर सेना पर हमले का बदला लिया था। आगे भी ऐसा ही होगा। सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया भी हमारे तेवर समझ गई थी। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि हमारी सीमा में घुसकर दहशत फैलाने का मौका हम नहीं देते। जो देश इस तरीके के मंसूबे पाल रहा है वो ये कतई ना भूले कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक दोहराने में देर नहीं लगेगी। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जा खत्म होने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वे लगातार साजिश रच रहा है। उसे 370 हटने के बाद बड़े पैमाने पर उथल पुथल की आशंका थी जो गलत साबित हुई। सुरक्षा बलों ने यह काफी हद तक शांति बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान को ये कतई मंजूर नहीं था। भारत ने उरी, पठानकोट और गुरदासपुर में आतंकी हमलों के जवाब में सितंबर 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके जरिए पाकिस्तान में कई आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया गया था। उरी हमले के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। अनिल गौर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही मेरे साथ राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं राहुल जी आपके पास आऊंगी क्योंकि रक्षा मसलों पर मैं अनिल जी के पास बाद में जाऊंगी। अभी राजनीतिक पहलू की बात कर लेती हूँ। पहले राहुल जी, राजनीतिक पहलू की बात करें। अमित शाह की चेतावनी कि जिन देशों को ये लग रहा है कि वो हमारे हालातों को बिगाड़ ले जाएंगे तो वो ये ना भूले कि हम इससे पहले भी घर में घुस करके हमला कर चुके हैं और इस बार दोबारा इसको दोहराने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस चेतावनी का क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले की बात सामने आ रही है, मौत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका क्या पर्याय निकाला जाए?
देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कि 370 के बाद जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं पे लगाम लगी थी, और अब फिर उन्होंने एक ट्रेंड बदला है, टीआरएफ नामक कुछ नए संगठन नए मुखौटे के साथ सामने में आए हैं, और वो नहीं चाहते कि घाटी में शांति कहीं से बरकरार रहे। तो एक तरह से शांति को तोड़ने के लिए माखन लाल बिंद्रू जैसे लोगों को निशाना बनाया गया। वो माखन लाल बिंद्रू जी की एक तरह से 1990 में जब वहां पे काफी ज्यादा कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया गया, उस समय भी वो वहीं पर जमे हुए रहे, और आज भी उनकी फैमिली वहीं पे जमी हुई रही। आप देखिए, भागलपुर से जो है कि वो रेहड़ी पटरी वाले उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं कहीं टारगेटेड किलिंग्स है, और ये इसका पूरा मकसद क्या है? आप एक स्कूल में जाकर वहां पर लोगों से नाम और परिचय पूछ पूछ के जो है कि उसमें से बाकियों को छोड़ देते हैं, और 2 लोगों को उसमें आप टारगेट कर देते हैं। तो निशाना यही है कि हम यहाँ पे शांति नहीं रहने देंगे। तो ऐसे स्थिति में एक तरह से गृह मंत्रालय के रूप में अमित शाह जी ने एक कठोर संदेश देने का प्रयास किया है, क्योंकि इस समय हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पे तालिबान आया है, और उससे देश और दुनिया में जहां पे भी आतंकवादी संगठन है, उन लोगों ने काफी एनर्जी ग्रहण की है, प्रोत्साहन लिया है उन लोगों। यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखिए, एक आतंकवादी जो दिल्ली में गिरफ्तार हुआ, वो एक तरह से बांग्लादेश की सीमा की तरफ से भारत आया था, पिछले 10 वर्षों से भारत में रह रहा था। तो अब आपके लिए फिर से हम लोगों के लिए चुनौती है कि बिहार और नेपाल की जो खुली सीमा, क्योंकि देखिए कश्मीर के मामले में मैं अभी भी मानता हूं कि वहां पे हमारी सुरक्षा कड़ी है, लेकिन बिहार नेपाल की खुली सीमा का प्रयोग वो करेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश में भी भारत समर्थक सरकार है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद वहां पे कट्टरपंथी जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि वहां पे किस तरह से अनावश्यक अफवाह फैला के दुर्गा पूजा के पंडालों पे वहां पे हमले किए गए बांग्लादेश में। तो वहां पे भी कट्टरपंथी तत्व फिर से खड़े हो रहे हैं, और उन सीमाओं का प्रयोग भारत में आतंकवाद को प्रवेश कराने के लिए होगा। इसलिए ऐसे स्थिति में गृह मंत्री जी का एक सख्त बयान काफी आवश्यक था कि पड़ोसी देश बिल्कुल सावधान रहे, या तो वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को निर्धारित करें, क्योंकि हर देश ये गारंटी हर किसी को देना होगा कि उनके भूमि का दुरुपयोग भारत के क्षेत्र के लिए नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो भारत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। तो मैं मानता हूं कि काफी बेहतरीन ये संदेश है। बिल्कुल। अनिल गौड़ जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब सरकार कहीं ना कहीं इस बात का आकलन कर पा रही है कि एक बार फिर से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की शांति को। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम पहले एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, दोबारा हमें सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने के लिए आप बाध्य मत करिए, क्योंकि हमें दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काव्या जी, अब मैं क्या कहूँ गृह मंत्री जी के बयान से। ये बयान ऐसे बयान जो पिछले जो हमारे रक्षा मंत्री थे वो भी देते रहे, ठीक है जी, अभी वाले भी देते हैं। जब भी कोई ऐसी वारदात होती है कहते हैं जी हम ये करेंगे। अब आपने देखिए वो सर्जिकल स्ट्राइक कब किया था, और उसके बाद में आपने बालाकोट स्ट्राइक कब किया था, और उसके बाद आपने क्या किया है। देखिए, मैं बार बार आपके माध्यम से भी और बाकी चैनलों में भी ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान ने एक बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उसका और भारत का जो मसला है वो सिर्फ कश्मीर का है। तो जब उसने स्पष्ट कर दिया है तो आप क्या कर रहे हैं ये मेरे को बताइए। आप सिर्फ अपने जवान मरवा रहे हैं वहां पे। माफ करना, मेरे को ये आपके चैनल से कहना पड़ता है। आप अभी तक, मैं बार बार कहता हूं कि जब आपको पता है लॉन्च पैड पे आपके वहां इकट्ठे होते हैं, आप क्यों नहीं वहां स्ट्राइक करते आर्टिलरी से, क्यों नहीं वहां उसको प्रोएक्टिव बनते। आप देखिए इजराइल क्या करता है, जब उसको पता लगता है कि क्या हो रहा है तो किस हिसाब से वो करता है। आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ये जवान की शहादतें चलती जाएंगी। और दूसरी बात जो ये हमारे जो साथी ने कहा कि बांग्लादेश नेपाल का जो बॉर्डर है वो किसने संभालना है, वो गृह मंत्री के अंडर आता है कि नहीं आता। वो देखिए, बात यह है कि हमें अपनी स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। हमने जब 9/11 जो हमारा 26/11 हुआ, तो सॉरी 9/11 जब हुआ हमारा बंबई में, उसके बाद हमने एक पूरा अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क रिवैम्प कर दिया, एक हमने एनएसए बना दिया, उसको कैबिनेट का स्टेटस दे दिया दर्जे का। तो ये सारी इंटेलिजेंस वगैरह जो सारा कुछ है, ये सारे उसके, अगर 10 साल से एक आदमी शख्स उधर है, उसने आईडी कार्ड भी बना लिया, अपना आधार भी बना लिया, उसने अपने पासपोर्ट भी बना लिए, सब कुछ बना लिए, 2 बारी वो हिंदुस्तानी पासपोर्ट के बाद उसके साथ बाहर भी चला गया हुआ है, तो ये क्या दर्शा रहा है। ये फौज की कमी नहीं है, ये दर्शा रहा है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत कमजोर है। हम वहां पे बिल्कुल निकम्मे रह गए हैं।
हमें वहां पे जो है उसको सही करना है। ये जो लोग हैं, जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर किससे सिक्योर करने? फौज तो ठीक है, फौज सिक्योर करती है, पर बॉर्डर के ऊपर जो बाकी कार्रवाई है, फौज तो जो बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय नहीं ना होती। वहां पे बीएसएफ है, वो गृह मंत्रालय के नीचे है, एसएसबी है या आईटीबीपी है, वो सारा गृह मंत्रालय के नीचे। तो ये गृह मंत्रालय की ही एक बन जाती है कि उसको अपना सही काम करना है। और उसके लिए मैं बार बार कहता हूं, देखिए हमारा इंटेलिजेंस सेटअप जो है वो ऐसा सेटअप है कि हमें इतला जो होती है वो जनरल मिलती है कि जी कुछ होने वाला है। कहां होने वाला, क्या होने वाला, कुछ नहीं होता उसके अंदर। अगर आप उनकी एडवाइजरी देखिए जो आती है गृह मंत्रालय से या इंटेलिजेंस विंग से जो आती है, वो कहते हैं जी हो सकता है यहाँ पे कुछ हो। भाई ऐसी जो एडवाइजरी है, तो उसके बाद में हमारे क्या होता है, वो कहते हैं जी हमने बड़ी सुरक्षा पुख्ता कर ली। क्या पुख्ता कर ली? 4 आदमी डंडे लेके भगवा दिए हमने उधर। हमने हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग, हमारा जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हमारी इंटरनेट मॉनिटरिंग, हमारा जो मोबाइल कन्वर्सेशन वगैरह, ये सारी मॉनिटरिंग ये चाहिए हमें। ये जो मर्जी हमारी ऑपोजिशन पार्टी क्या ले, आप देखिए जब 26/11 हुआ था अमेरिका के अंदर, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया, उसके बाद आप देखिए क्या कोई वहां पे ऐसा वारदात हुई? हमें वो चाहिए। ये हमारे देश की कमी है, क्योंकि हमारे में क्या होता है कि हम बयानबाजी में ज्यादा करते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। अब बयानबाजी ठीक है, आपको इलेक्शन में वोट मिल जाएंगे, पर वो जो स्थिति जो है ऑन ग्राउंड जो है उसको नहीं ठीक सुधारेगी। और ये बात देखिए, जो मैं कश्मीर के लिए भी कहता रहा हूं, जो अब जाके ये 4 दिन पहले एनआईए ने किया है कि अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स को, जमात इस्लाम के जो आपके काडर है, जब तक आप इन लोगों की शनाख्त करके अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक टेररिज्म जो है जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको वो जो मौलाना है जो मस्जिदों में क्या पढ़ाते हैं, मदरसों में क्या पढ़ाते हैं, उसकी शनाख्त करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो चीजें हैं सारी वहां से शुरू होती हैं कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। और ऐसे बयानात आ भी चुके हैं बच्चों के कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें जी हमारे टीचरों ने कहा है। और टीचर कौन है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जमात इस्लाम का काडर जो है वो टीचर बना था। तो ये सिर्फ जेएनके में प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी जगह है। बिल्कुल वाजिब बात है। मैं राहुल लाल जी के पास जाऊंगी। बिल्कुल अनिल गौड़ जी बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। कहीं ना कहीं राहुल लाल जी रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते, खुद क्योंकि अनिल गौड़ जी बहुत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र को देख रहे हैं, उनका ये मानना बिल्कुल वाजिब है कि हर चीज हम सेना पर नहीं छोड़ सकते ना। हम हमेशा दूसरों को तो चेतावनियां दे रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है कि दुश्मनों को आंखों में आंखें डाल करके हम चेतावनी दे सकते हैं कि पिछली बार का हश्र मत भूलना, लेकिन अंदर से अपने आप को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। 15 साल से 17 साल से एक आतंकी देश के अंदर रह रहा है, किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो बाहर घूम रहा है आराम से, उसके पास हथियार आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, और इसके बारे में कोई अवगत ही नहीं है। चाहे राजस्थान के जैसलमेर से हालिया दौर पे जो युवा पकड़े गए हैं उनकी बात कर लूं मैं, उत्तर प्रदेश से भी कई जगहों से जो है कई युवाओं को पकड़ा गया है, दिल्ली से एक आतंकी पकड़ा गया है। ये घटनाक्रम पूरी तरीके से बताता है कि जो इंटरनल इंटेलिजेंस है हमारा, जिसको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या उसके मंसूबे देश के लिए पल रहे हैं, उन्हें नहीं जानकारी होती है। 17 साल बाद हमें पता चलेगा कि हमारे देश में एक आतंकी रहता है और वो बड़ा आतंकी हमला करने का विचार कर रहा है। देखिए, इस पूरे मामले को कई पहलू में देखना होगा। हाँ, यहाँ पे रक्षा विशेषज्ञ जी ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, आपको अगर हम पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करते हैं तो आपको उस सर्जिकल स्ट्राइक का यह कीमत होना चाहिए कि पाकिस्तान उस कीमत को चुकाने की स्थिति में नहीं हो, यानी उसके पास वो एक डर होना चाहिए। आप अगर कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो वो उसमें डरे कि हाँ, अगर इस तरह की किसी भी घटना को हम अंजाम देते हैं तो उसकी हमें ये कीमत भुगतना पड़ेगा। लेकिन पिछले साल, इसी साल अगर हम लोग देखें कि भारत सरकार ने एक स्पष्ट नीति बनाई कि हम अभी पाकिस्तान से कोई संवाद नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन 25 फरवरी 2021 को एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर समझौता हुआ। जी। सीज फायर समझौता के बावजूद भी देखिए, ठीक है कि वहां पे उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है गोली, लेकिन लगातार घुसपैठ कराने के प्रयास हो रहे हैं। तो इस समय आखिर क्या पाकिस्तान कोई सुधर गया था, कोई बदल गया था? किन परिस्थितियों में ये समझौते किए गए, इसके ऊपर सवाल उठता है। देखिए, इजराइल हम लोग का मित्र राष्ट्र है तो उससे शिक्षा लेने की भी आवश्यकता है। अब आप अगर इस पूरे मामले में आतंकवाद को लेकर हम लोग रक्षात्मक होंगे तो हम आतंकवाद की लड़ाई नहीं जीत सकते। आपको ऐसे मामलों में आपको आक्रामक होना पड़ेगा, जहां पे वो स्रोत है, लॉन्चिंग पैड है, उसी जगह पे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तीसरी चीज की देखिए, आतंकवाद जैसे मुद्दों को जब राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, जब आप 370 हटाते हैं और देश भर में यह तर्क देते हैं
कि आप वहां पे जाके जमीन खरीद सकते हैं, आप कश्मीरी युवतियों से शादी कर सकते हैं। तो इससे आप सोचिए कि कश्मीर के लोगों के ऊपर क्या असर होता होगा। क्योंकि अभी भी जो मोहन भागवत ने सुबह सुबह जो संबोधन किया आज विजयादशमी के शुभ अवसर पे, तो अब आप उन्होंने इस मामले को उठाया कुछ न कुछ अलग संदर्भ में, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि कश्मीर के लोगों को दिल को जीतना पड़ेगा। कश्मीर के मामले को लेकर जब आप राजनीतिकरण करते हैं तो आपको वोट मिलते हैं, लेकिन उसी समय कश्मीरी लोग आपके दिलो दिमाग से दूर भी होते चले जाते हैं। और हम लोगों ने पंजाब के मामले में देखा है कि जब तक लोकल लोगों के दिल को आप नहीं जीतते हैं तब तक आतंकवाद का खात्मा बड़ी मुश्किल चीज है। तो 370 हटाया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको वहां के लोकल लोगों को देश के मुख्य धारा में जोड़ने के तमाम प्रयास भी करने पड़ेंगे। वाजिब बात है, वाजिब बात है। राहुल जी आपकी बात को राहुल आनंद जी ने एक बहुत अहम बात को यहाँ पर रखा है। देखिए जितनी जिम्मेदारी देश के सैनिकों की है, हम देश की सुरक्षा की, पुलिस की है, इंटेलिजेंस की है, उतनी आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। अनिल गौड़ जी, जम्मू कश्मीर के मसले पर जब हम बात करते हैं तो कई बार इस बात को देखा गया कि वहां के आम जनमानस के सपोर्ट की वजह से जो वहां की सेना है, जो वहां की सर्च ऑपरेशन टीम्स रही हैं, वो लोगों को नहीं पहचान पाई क्योंकि वो उन्हें पनाह दे दिया करते थे। समान रूप से अगर ये पूरी कंडीशन में हिंदुस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंटेड करती हूँ तो ये चीज तो बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को भी खुल करके सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये व्यक्ति यहाँ एकाएक आया है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए कि इसकी गतिविधियां हमें संदिग्ध लग रही हैं। केवल सेना अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, इंटेलिजेंस अपना काम करेगी, इस आधार पर अगर हम चलेंगे तो पहचान कर पाना, क्योंकि देश की आबादी बहुत कम नहीं है और हमारे पास सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम है। लेकिन अबे जी आपका कहना सही है। देखिए आतंकवाद जो है ये तभी खत्म होता है जब आम नागरिक जो है उस जगह का वो सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देता है जी। पंजाब में भी ऐसे ही हुआ और अब कश्मीर घाटी में भी ऐसा ही हो रहा है। ये तभी आप देखिए अगर ये नहीं होता, जब से 90 से जब दशक से जब ये हमारे इधर टेररिज्म शुरू हुआ है तब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। क्या कोई आया है, आतंकवादी कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस वगैरह सब वो जैसे आंखों में पट्टी बांध के काम कर रहे थे क्योंकि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता था जी। पर आज देखिए आज क्या हालत है वहां पे। आप देखिए जनवरी से लेकर अभी तक 128 जो है मिलिटेंट वहां टेररिस्ट जो है मारे गए हैं। वो ऐसे नहीं मारे गए। और इनके जो मारने से पहले नाइकू जो एक बहुत बड़ा इनका जो कमांडर था उसने तो पोस्टर लगा दिए, उसने टीवी के ऊपर भी इश्तिहार दे दिए कि भाई अगर कोई मिलिटेंट ऐसा कोई आपके घर में टेररिस्ट आके छुपता है आप किसी को मत बताइए, आप अपने रिश्तेदारों को मत बताइए, आप अपने साथ वाले गवांडी को मत बताइए। क्योंकि वो इतने घबरा गए थे, उनको पता नहीं लग रहा था इंटेलिजेंस कहां से जा रही है पुलिस के पास। ये क्यों जा रही थी? क्योंकि कश्मीर का अवाम जो है वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए कश्मीर का अवाम बिल्कुल मिलिटेंसी टेररिज्म के साथ नहीं और पहले भी नहीं था। पहले वो इसलिए लगता था क्योंकि वो डरा हुआ था कि जी मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मेरे को गोली मार देंगे। और ये होता था कि जो बोलता था उसके घर पे रात को 12 बजे उसके नॉक होता था और जैसे वो दरवाजा खोलते थे उसको मार देते थे। ये आपको भी पता है और ये राहुल जी को भी पता है। पर अब जो है अब स्थिति चेंज हो गई है वहां पे। अब हमें जो बात ये है, अब हमें जो है जो इनके कट्टरवाद है, देखिए अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर कुछ नहीं है, वो टेररिस्ट है। उसको पैसा और सपोर्ट सारी जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वगैरह से आ रही है। आप देखिए हुर्रियत वाले हैं या अभी ये पीडीपी के जो है महबूबा मुफ्ती का जो खास एड था परे, वो क्या उसको एनआईए ने पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर केस चल रहा है। किस बात का? कि वो इनके साथ मिला हुआ था, ये मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ। और उसी ने वो देविंदर जो डीएसपी देविंदर है जो टेररिस्ट को ट्रांसपोर्ट करते पकड़ा गया, उसी ने उसको लगाया, उसको रीइंस्टेट कराया था और पैसे दे रहा था वो इनको लोगों को कि जब बुरहान वाली मरा तो तब भी आप एजिटेशन करो। तो ये लोग हैं वो, और ये लोग नहीं चाहते कि स्थिति ठीक हो। पर आम नागरिक को आप जाके पूछिए, वो इसके साथ नहीं है, वो सुख शांति चाहता है, अपना घर जो है उसको बसाना चाहता है। पर ये जो लोग हैं, ये जो कट्टरवाद के सोच के हैं और जो ये चाहते हैं अपनी रोटियां, जो पॉलिटिकल ये लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जिनको पता है कि अगर अमन शांति हो गई तो हमारा यहाँ से पता कट जाएगा,
तो इसीलिए वो बार बार वो बयान देते हैं, और इसीलिए उनके जो है आप कार्डर ले लीजिए या और ले लीजिए, दूसरे ले लीजिए, वो पनाह देते हैं। वो बार बार अगर ऐसी बात होगी कोई जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन किया, वो टेररिस्ट को कंडेम नहीं करेंगे। जिसने मिलिटेंट, जिसने इनोसेंट लोगों को मारा, जिसने ये टीचर जो है उनको शनाख्त करके रखा, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे वो। पर वो जब सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन लेंगे उसके बारे में वो बोलेंगे। तो ये जो चीज है इसको हमने कर्व करना, और ये सारे हिंदुस्तान में है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, आप यूपी ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, आप किसी स्टेट को ले लीजिए, आपके सामने जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या बयान देती हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट है, चाहे वो MIM के लोग हैं, चाहे वो दूसरे। और मेरे को कोई इसमें संकोच नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हम उस जगह से आए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पे लोगों के दिमाग पे डाल रही है। ये मतलब मैं अनिल गौर जी आपकी बात करने ये बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल वाजिब बात है। हमें ये बहुत जरूरी है, और हमें इसके अंदर अब इसको ग्रास रूट लेवल से कर्व करना है, और वो सिर्फ होम मिनिस्ट्री वगैरह से ही हो सकता है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं है। जी बिल्कुल। राहुल जी, सीधा तौर पर अगर कहा जाए, हमें ग्रास रूट से वर्क करना पड़ेगा एक बार फिर से। यानी कि हम डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बोल सकते, डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई है, बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी है उनको अच्छे वेपन्स दिए गए हैं, उनको और अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है ताकि वो अच्छे से युद्ध स्तर पर लड़ सके। उनको एयर स्ट्राइक की अनुमति मिल रही है, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति मिल रही है, उन्हें रोका नहीं जा रहा है उनकी कार्रवाई से। सीधा तौर पर राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी नीति भी बदल देंगे, हमें जरूरत नहीं है कि हम हर बार मारे जाए तभी हम मारेंगे, हम पहले हथियार उठाने वाली नीति भी अपना सकते हैं। लेकिन अब जरूरत है हमें अंदर, अपने देश के अंदर काम करने की, उन लोगों से लोगों को पहचानने की जो खाते देश का और गाते किसी और का है। देखिए बिल्कुल सही है काव्या जी कि ये काम हम लोगों को करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग को लेके है, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होना चाहिए, और अलग अलग इतने सारे इंटेलिजेंस जो अलग अलग चीजें हैं, जो समूह है, तो उसके बीच में एकीकरण कैसे हो सूचनाओं का। बहुत सारे इस मामलों को लेकर बातचीत होती है, लेकिन वो परफेक्टली वो आ नहीं पाता है जिसके ऊपर की सुरक्षा एजेंसियां एक्शन ले सकें। तो हमें इस पूरे मामले को लेकर अगर कुछ भी काम करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि आपस में इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन हो, और उन सूचनाओं के ऊपर त्वरित तौर पर प्रभावी कार्रवाई हो, और वो सूचनाएं ऐसी हो जिसके ऊपर काम किया जा सका। जैसे अभी इन्होंने कितने अच्छे से कहा कि आ जाता है कि आज कुछ होने वाला है, और आप अलग अलग हिस्सों में कुछ पुलिस को डिप्लॉय कर देते हैं, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि देश काफी अलर्ट पे है, लेकिन उसका कोई जमीनी प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सब चीजें सुनने में छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे चीजों को दुरुस्त कर हम आतंकवाद जैसी बड़ी लड़ाई को बड़ी प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। और जो मैं कश्मीर को लेके कह रहा था कि कश्मीर में लोग आतंकवाद को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन कश्मीर को लेके जो पार्टियां राजनीतिक बयानबाजी करती हैं, उस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। हमें जब कोई बयान कोई नेशनल पार्टी दे रही है तो उसमें यह नहीं होना चाहिए कि वो कश्मीर के लोग अलग थलग महसूस करें, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास होना चाहिए, और उनको पॉलिटिकल लाभ हानि से बचने का प्रयास करना चाहिए इन मामलों में। ये भारत की बड़ी कठिन समस्या होती है। बिल्कुल। क्या जब आप कुछ राहुल जी, मतलब ये समझा जाए, जैसे सेना के जवान जब कभी कहीं पर सर्च ऑपरेशन जारी करते हैं, या कहीं उनकी जो है वो एक्शन मोड पर आते हैं, तो वो कभी पूरा इलाका सीज नहीं करते हैं, वो पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाते हैं, वो एक पर्टिकुलर मकान, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या एक पर्टिकुलर एरिया के पास जा करके जो है अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलरली पता होता है कि इस मकान के अंदर आतंकी हैं, हमें इसको घेरना है, इसके अंदर से आदमियों को सुरक्षित निकालना है या इसी को टारगेट करना है। लेकिन जब हम ऑन बेसिस ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हो, तो हमारे यहाँ कहा जाता है दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है। दिल्ली में आतंकी हमला कहाँ होगा ये किसी को नहीं पता है, हर चक्के नाके पर पुलिस खड़ी कर दी जाती है, कौन से मकान में है ये इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं है, उनके पास किस प्रकार के हथियार है ये उनको नहीं मालूम होता है, बेस उनका क्या है अटैक करने का ये भी उनको पता नहीं होता। इन चीजों पर काम करने की जरूरत है ताकि हड़कंप ना मचे, लेकिन कार्रवाई जो है सख्त हो, मजबूत कार्रवाई हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर जानकारी हो, और जो एक तरह से जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच में जो एक होड़ लगती है उसको दूर करने का प्रयास हुआ है, लेकिन अभी भी वो प्रयास उस रूप में समाप्त नहीं हुए। वहां पे कंपटीशन की स्थिति है, तो आपस में सब लोग एक सिंगल विंडो सिस्टम पे कहीं पे आए सूचना, और उसको फिर आप एजेंसियों को जानकारी दीजिए। इस व्यवस्था को अभी भी जमीन पे लागू करने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल अनिल गौर जी, एक सिंगल विंडो पर आने की सबको जरूरत है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। काव्या जी, ऐसा है जी कि ये जो सिंगल विंडो जब 9/11 हुआ है हमारे इधर, उसके बाद बनाया है, और उसके बाद NSA को
एनएसए हमने बना दिया अपने इधर, जिसको कैबिनेट का दर्जा दे दिया, और उसका काम ही ये है कि उसने कोऑर्डिनेट करना है। मैं तो साफ कहूंगा कि एनएसए का फेलियर है ये, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन जो है, चाहे वो रॉ है, चाहे वो हमारी आईबी है, चाहे हमारी सीआईडी है, चाहे हमारी क्राइम, जितने भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका कोऑर्डिनेशन किसने करना है? ये एनएसए ने करना है। और अगर उसकी इत्तला, उसकी इंटेलिजेंस नहीं ठीक तरह गैदरिंग हो रही, तो ये उसका फेलियर है, ये उसकी जवाबदारी है। आप देखिए लद्दाख के अंदर ये जो चाइनीज इंकर्शन हुआ, ये किसका फेलियर है? ये RANW का है, क्योंकि उनको ये पता नहीं लगा। क्योंकि RANW एक हमारी ऐसी संस्था है जो बाहर के मुल्कों में जाके सारी हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही है उसका पता लगाने के लिए, तो ये उनका फेलियर है। और ये किसके अंडर है? ये फिर एनएसए के अंडर है। अगर कल को ये जो 15 साल से ये आतंकी यहाँ पे घूम रहा था, तो जिसका अता पता नहीं है, उसको पासपोर्ट भी मिल गया उसको, और इसके जैसे पता नहीं और कितने हैं, बिल्कुल वाजिब। तो ये किसका फेलियर है? बिल्कुल अनिल जी, एक बात आपकी बात में एक बात में जोड़ना चाहूंगी, तो एक बात में आपकी बात में जोड़ना चाहूंगी, एनएसए बनाया हमने इसलिए, जी इसलिए था क्योंकि भाई एक कोऑर्डिनेशन हो। क्योंकि जब 9/11 हुआ, उस टाइम ये पता लगा कि जी इंफॉर्मेशन थी कि कोई अटैक होना है, पर उसकी कोऑर्डिनेशन हर एक अलग कोस्ट गार्ड के पास अलग चीज थी, उसके पास। अनिल जी, एक सवाल है यहाँ पर, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो निकल कर आ रहा है, ये सामाजिक तौर पर हर बार सामने आता है, और कहीं ना कहीं राहुल जी भी इससे सहमत होंगे। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर हर बार खूब हो हल्ला राजनीतिक तौर पर मचता है, और ये कहा जाता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वहां पर अपना कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आधे लोगों के पास हिंदुस्तान का वोटर ID कार्ड है, हिंदुस्तान की IDs है, और वो IDs जो है खुद राजनीतिक दलों ने उनको दिलाई हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ताकि वो लोग उस वोटर ID कार्ड का या आधार कार्ड का इस्तेमाल जो है वोट देते समय कर सकें। हम तो खुद उनको मजबूत कर रहे हैं। आधे पंचर बनाने वाले, कूड़ा उठाने वाले, जिनका किसी को आवाज नहीं पता, जिनका किसी को आगे का पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता, उन लोगों को ID कार्ड पॉलिटिशियंस बना के देते हैं। क्या इस पर भी सख्ताई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए वोट पॉलिटिक्स के कारण जो इस प्रकार की घटना घट रही है, उसको त्वरित तौर पे उसका निस्तारण करना पड़ेगा जी। आपको ये, और इसके ऊपर देखिए काफी इन्होंने सही कहा कि देखिए ये चीजें मामलों को तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, आपको वहीं के स्तर पर कार्रवाई नेशनल लेवल पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्लानिंग आपके पास पूरा का पूरा एक्शन प्लान बना हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आतंकवादी कहाँ पे हैं, किस रूप में है, केवल पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, देश को सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि समय मेरे पास चर्चा का समाप्त हो गया। दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद।